हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस चैप्टर। तो न्यूक्लियस में सबसे पहले हेडिंग है साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो उसमें जो वॉल्यूम होती है और उसमें जो न्यूक्लियॉन्स की नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके प्रोपोर्शनल होता है। तो हम वॉल्यूम को हमेशा वी से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ए से। वॉल्यूम का वो फॉर्मूला होता है 4/3πr³ और ए हमारा न्यूक्लियॉन्स का नंबर है। तो आर ले लेते हैं हम इसे और प्रोपोर्शनल रखते हैं A1/3 के। तो उसके बाद जो आर होता है वो A1/3 के प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम R0 एक कांस्टेंट लेते हैं जिसकी वैल्यू 1.2 × 10⁻⁻15 होती है। -15 जो होता है वो सबसे छोटा मात्रक होता है और इसे एक फर्मी भी बोलते हैं। और इसका फार्मूला अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो आएगा R1/R2 = A1/A2 का 1/3। अगला हम आते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास और उसकी मास वैल्यू का वो होता है। तो m = m × a, जहाँ ये m एवरेज मास है और ये जो a है ये मास वैल्यू है। तो हम वॉल्यूम हमेशा 4/3πr³ भी रखते हैं और r जो है वो R0 A 1/3 रखेंगे। तो उसके बाद हमें m भी मिल गया और v भी मिल गया। उसके बाद हम डेंसिटी निकालने के लिए हमेशा रो रखते हैं और रो का फॉर्मूला होता है ρ = m/v। अब हम इसमें m और v की वैल्यू पुट कर देंगे और नीचे और ऊपर a एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो p आ जाएगा 2.31 × 10⁻18 किलोग्राम मीटर क्यूब। अब हम अगला आता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट होता है कार्बन का 112 तो और 1/n जो n होता है वहाँ पे वो एवोगाड्रो नंबर होता है। एवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 × 10⁻23। अब हम एक AMU निकालने के लिए 1/12 और 12/n, क्योंकि जो एक ग्राम परमाणु में कार्बन परमाणु होता है वो n 6.02 × 10⁻23 होता है। अब हम इन दोनों को एक दूसरे की डिवाइड में रख देंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.66 × 10⁻24। अगर हम ग्राम में निकालेंगे और केजी में निकालेंगे तो -27। अगला आता है हमारा मास एनर्जी। तो मास एनर्जी हमें पता है आइंस्टीन ने दी थी इक्वेशन और इसके अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन जो कोई भी मैटर होता है उसमें जो मास की एनर्जी होती है वो Δm होती है। अगर Δm जो है वो मास डिस्ट्रक्शन हो, जो मास की द्रव्यमान क्षति है, तो आइंस्टीन इक्वेशन से डेल्टा = mc², जहाँ c स्पीड ऑफ लाइट है और इसकी जो वैल्यू है 3 × 10⁸ है। पेयर प्रोडक्शन और पेयर डिस्ट्रक्शन। पेयर प्रोडक्शन हम यहाँ से समझते हैं h μ = 1 β0। -1 β0 इलेक्ट्रॉन होता है और +1 β0 पॉजिट्रॉन होता है। तो एक गामा इलेक्ट्रॉन फोटोन जब किसी भी मैटर पे डाला जाता है तो उसका कोई भी जो नाभिक होता है वो एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक पॉजिट्रॉन देता है। और ऐसे ही पेयर डिस्ट्रक्शन में होता है। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे के पास आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं और 2 गामा फोटोन देते हैं। इसे पेयर डिस्ट्रक्शन कहते हैं। न्यूक्लियस मास डिफेक्ट होता है कि जो कोई भी न्यूक्लियस होता है उसका जो रियल मास होता है उसमें जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनका मास को अगर हम ऐड करें तो वो उससे कुछ कम होता है और उनके जो बीच का अंतर होता है उसे ही हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है द्रव्यमान क्षति = प्रोटॉन का द्रव्यमान + न्यूट्रॉन का द्रव्यमान - नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। अब आता है बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा हम बुक से पढ़ लेंगे और ये इसका ग्राफ है जो बंधन ऊर्जा कैसे बढ़ रही है ये डिनोट कर रहा है और ये नीचे द्रव्यमान संख्या दिखा रहा है। बंधन ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो नाभिक को न्यूक्लियॉन को अनंत दूरी तक अलग अलग रखने के लिए आवश्यक होती है। मतलब अगर कोई न्यूक्लियस है और उसे जो है न्यूक्लियस को नाभिक ये न्यूनतम ऊर्जा होती है जो नाभिक में न्यूक्लियॉन्स को अनंत मतलब एक साथ चलने से एक पैरेलल लाइन में दूरी रखने के लिए आवश्यक होती है। तो इनके बीच में जो एनर्जी लगती है इसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। और इसके बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है? नॉन इलेक्ट्रिक होता है, नॉन ग्रेविटेशनल होता है और बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। इनकी रेंज शॉर्ट होती है और इस पर चार्ज जो होता है वो फ्री होता है। अब हम आते हैं रेडियो एक्टिव कुछ पदार्थ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव का गुण दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कुछ रेज होती हैं जो हमें नहीं दिखती
अदृश्य होती हैं, वो जो रेज होती हैं वो खुद ही निकलती हैं और एक ऐसे उसमें प्रवेश करती हैं जो अपारदर्शी होता है। तो उनकी जो क्षमता होती है, इसे हम ये जो है फोटोग्राफिक प्लेट पे भी प्रभाव डालती है और इन किरणों को ही रेडियो एक्टिव किरण कहते हैं। इनसे जो किरणें निकलती हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। तो रेडियो एक्टिवता के संबंध में सोडी और रदरफोर्ड ने एक वो दिया है, इसका डेरिवेशन इस चैप्टर में है। अगला टॉपिक है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ होता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव मैटर जो होता है जो जितने टाइम में अपनी पहली जो उसकी रियल वैल्यू थी उसका आधा रह जाता है, उसे अर्धायु कहते हैं और इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। और एक ये सोलर एनर्जी और इसके सोर्स है। तो इसमें 2 साइकिल्स आएंगे, कार्बन साइकिल्स और एक प्रोटॉन साइकिल। कार्बन साइकिल में 6 ही चरण होते हैं और प्रोटॉन साइकिल में भी 6 ही क्रिया होती हैं। इसमें 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन का यूज़ करते हैं और इसमें हम लोग प्रोटॉन साइकिल है, इसमें भी हमें इसकी भी टोटल एनर्जी 26.7 होती है और इसकी भी टोटल एनर्जी 26.7 होती है। थैंक यू।